हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले सीख चुके हैं कि जो बिज़नेस होता है हमारा वो मैक्सिमम 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं बिज़नेस की? या तो हम बिज़नेस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल थिंग्स में। या फिर हम बिज़नेस कर सकते हैं ट्रेडिंग बिज़नेस। ट्रेड मींस जिसमें हम गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और एक थर्ड आता है हमारा बिज़नेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज मतलब सर्विस बिज़नेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। अभी जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है वो अपने पढ़े हैं सिर्फ कौन से, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस? सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स। सर्विस सेक्टर में हम किसको काउंट करते हैं? वो सभी कॉमर्शियल फर्म्स जो एंगेज्ड हैं बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसी कंपनीज, कॉमर्शियल फर्म्स जो एंगेज है, या तो वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे हमारे वोडाफोन, जियो, BSNL, एयरटेल। ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी इंडिया में जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वेयर हाउसिंग। द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या करता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सर्विस सेक्टर। किस चीज़ के लिए? विच इज़ मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिससे हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली फ्लो कर सकते हैं, आराम से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ रन कर सकती हैं। इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग फास्टर दैन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है हमारा सर्विस सेक्टर। अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मेट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट हैज़ बिकम अ मेजर थ्रस्ट एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो आज के टाइम पे अगर ज़्यादा हम बात करें तो पॉपुलैरिटी जो है या फिर जो थ्रस्ट एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस में, तो वो किस में है? हमारी सर्विस सेक्टर में। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर ऑफ सर्विसेज। बेसिक फीचर ऑफ सर्विसेज आर: नंबर 1, इंटेंजिबल। व्हाट इज़ इंटेंजिबल? इंटेंजिबल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। दीज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना तो आप उसे देख सकते हो, ना उसे आप छू सकते हो। वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम। या तो आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो या उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। अगर आपने जब तक कोई सर्विस आप अवेल ही नहीं करोगे, उसको यूज़ ही नहीं करोगे, तब तक आप उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते हो। जैसे कि मान के चलो हमें क्या कहते हैं, मूवी देखनी है। अगर हमें किसी थिएटर में जाके मूवी नहीं देखेंगे तो उसका साउंड क्वालिटी कैसी है, उनकी सर्विसेज कैसी है, नहीं पता चलेगा। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी मतलब मोबाइल फ़ोन कंपनी का सिम या किसी कंपनी की फ़्लाइट से हम यहाँ से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अगर हम उस सर्विस को अवेल करके नहीं देखेंगे, यूज़ करके नहीं देखेंगे, तब तक हम उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट। जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे तो ही बता सकते हो क्वालिटी कैसी है। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर सो डैट दे डिमांड देम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंस दैम। तो हर एक सप्लायर क्या करता है? वो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वो सर्विस प्रोवाइड करे ताकि जो कस्टमर्स है उसकी बार बार डिमांड करें। लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी।
मतलब यहाँ पर जो सर्विस होती है वो होमोजीनियस नहीं होती। होमोजीनियस क्या होता है? समरूप, एक जैसा, कंसिस्टेंसी भी वही है से एक जैसा। तो सर्विस कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। तो सर्विस तो हमेशा अलग अलग प्रोवाइड की जाती है, किसके अकॉर्डिंग, कि भाई कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। और एक ही तरह की सर्विस, जैसे मान लो बैंकिंग सर्विस है तो हर बैंक अलग अलग तरह की सर्विस देता है। SBI अलग दे रहा है, PNB अलग दे रहा है। या हम बात करें फ़्लाइट सर्विसेज की तो इंडिगो फ्लाइट्स हैं वो अलग दे रही हैं, एयर इंडिया अलग दे रही है, स्पाइस जेट वाले हैं उनकी जो सर्विस है वो कैसी हो सकती है? अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। नंबर 3, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? इन्वेंट्री स्टूडेंट्स होता है स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं हम। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। मतलब सर्विसेज को हमें उसी टाइम कंज्यूम करना होगा जब उन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब हम उसकी कोई इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता सर्विस केस में। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अगर हमने सर्विसेज को इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया तो वो टोटल लॉस हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो एक मूवी थिएटर में एक वेकेंट सीट है, अब वो वेकेंट सीट अगर वो नहीं भरी है तो इसका मतलब वो मूवी पूरी चली गई तो उसको दोबारा से हम हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो सर्विसेज का जो इन्वेंट्री है वो लॉस होता है, उसको हम इन्वेंट्री या स्टॉक करके नहीं रख सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, मतलब ना तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना ही जो सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस को सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली। क्योंकि आप प्रोड्यूसर से उसको अलग नहीं कर सकते हो और उसे सर्विस को वहीं अवेल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ वो वहीं कंज्यूम करना पड़ेगा जहाँ उसको प्रोड्यूस किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। अब डॉक्टर मेडिकल सर्विस कहाँ देता है? हॉस्पिटल में, तो आपको उस सर्विस को हॉस्पिटल में ही कंज्यूम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को और उसकी मेडिकल सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हो। डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल। वैसे ही लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसी तरह से अप्लाई होता है। नंबर 5, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अब कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसके लिए जब कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होगा। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज़ असेंशियल। कस्टमर का पार्टिसिपेशन असेंशियल है, ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल, अभी टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं टेलीफोन सर्विस, बट द टू यूज़ दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव कॉल। अब उसको यूज़ करने के लिए कस्टमर को या तो कॉल मिलाना पड़ेगा या कॉल रिसीव करना पड़ेगा, तभी तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फीचर्स। फिर आती है हमारी बात, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने गुड्स भी पढ़ी थी, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग में गुड्स इन्वॉल्व थे, और हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच? सबसे पहला डिफरेंस है, बेसिस है इनटेंजिबल। सर्विस इंटेंजिबल होती हैं, उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। गुड्स टेंजिबल होते हैं, उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वेंट्री, सर्विसेज में कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, होती भी नहीं है, और गुड्स की इन्वेंट्री को, स्टॉक को मेंटेन किया जा सकता है। इनसेपरेबल, सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। सर्विसेज को उसके प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, गुड्स को उसके प्रोवाइडर से या उसके प्रोड्यूसर से सेपरेट किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि हर बार जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। लेकिन गुड्स में ऐसा पॉसिबल है कि हम गुड्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और उसी क्वालिटी में दोबारा से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचर, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस तो क्या है? एक एक्टिविटी या प्रोसेस है, जैसे कि मूवी को देखना। और गुड्स क्या है? ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। टाइप, हेट्रोजीनियस, मतलब सर्विसेज हमेशा अलग अलग हो सकती हैं, और गुड्स होमोजीनियस होती हैं, वो एक जैसी हो सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, सर्विसेज की ओनरशिप कभी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफरेंस किस किस के बीच? गुड्स और सर्विसेज के बीच। अब आता है, हम क्लासिफाइड करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो स्टूडेंट, सर्विस कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इन 3 टाइप्स कैटेगरी।
3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। व्हाट इज़ बिजनेस सर्विसेज? बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी मोर स्मूथली। अगर बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करना है तो उसे कुछ सर्विसेज कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेंगी, जैसे कोई बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। तो ये होती है हमारी बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज बेसिकली क्या होती है हमारी? सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलेंट्री टू अचीव सोशल गोल, टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके मतलब अचीव उनके गोल को, सोशल गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई वॉलेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उन्हें हम सोशल सर्विसेज कहते हैं। कौन प्रोवाइड करता है, क्या होती हैं ये? दी सोशल सर्विस में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन। सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, सैनिटाइजेशन इन स्लम जो एरिया होता है उनमें साफ़ सफाई करके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके किया जाता है। कौन प्रोवाइड करता है इन्हें? गवर्नमेंट या फिर बिजनेस एंटरप्राइज या कोई NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। थर्ड, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। हर एक अलग अलग पर्सन अपने हिसाब से करता है। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। दीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंस। जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म या रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट में अब आप जाते हो, आप कहते हो उसको बुला के, नहीं हमारे जो खाने में ना जो ये मिर्च है या फिर स्पाइसेस हैं वो कम करना, ज़्यादा स्पाइसी करना, कम स्पाइसी करना, ऑयल कम यूज़ करो, ऑयल ज़्यादा यूज़ करो। तो उसके हिसाब से पर्सनल है, वो अपने अकॉर्डिंग, हर कोई अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को कस्टमाइज्ड कर सकता है। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ पढ़नी है किसके बारे में? हमारा चैप्टर था किससे से रिलेटेड? बिजनेस सर्विसेज से। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ किस चीज़ को? बिजनेस सर्विसेज को। तो आपके सामने शो हो रहा है वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस की कितनी कैटेगरी शो हो रही हैं? 5। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो आपने इन सर्विसेज को पढ़ा था किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में। जब चैप्टर नंबर 1 में हम कॉमर्स पढ़ रहे थे तो आपने बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, लेकिन हम इनको दोबारा से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक, वो है बैंकिंग सर्विसेज। तो हम इसका पहला पार्ट आज पढ़ देंगे, बैंकिंग सर्विसेज। तो व्हाट इज़ बैंकिंग सर्विसेज? क्या होता है बैंक? अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड। मतलब ये बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो अट्रैक्ट करता है, मतलब जो सेवर्स होते हैं जो भी हैं उनको कभी तुम आप हमारे यहाँ बैंक में पैसा जमा कराओ, सेव करो, हमारे यहाँ पैसे को डिपॉजिट करो, और बाद में उसी पैसे को बैंक इंडस्ट्री या ट्रेड वालों को एज अ लोन लेंड कर देते हैं। बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स। अ बैंक लेंड्स व्हाट इट्स बोरोज फ्रॉम अदर्स। बैंक क्या लेंड करता है? जो औरों से बोरो करता है। कस्टमर्स जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के पैसे जमा कराते हैं वो सेवर्स हैं, और बैंक क्या करता है? जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें लोन प्रोवाइड कर देता है। अ बैंक इज़ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। बैंक क्या होता है? बायर एंड सेलर ऑफ मनी। अ बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट्स बोरो। अगर उसने बोरो किया है 4% पर एनम इंटरेस्ट पे, तो वो उसको लेंड कर देगा किस पे? 9 या 10% पर एनम पे। जो बीच का मार्जिन होगा वही बैंक का प्रॉफिट है, और उसी प्रॉफिट से बैंक अपनी एक्टिविटीज़ को रन करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका बैंकिंग का मीनिंग क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमारी पब्लिक, जनरल पब्लिक होती है, उनसे पैसे को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स को, और बाद में उसको लेंडिंग कर देना या फिर इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस पे और लोगों को प्रोवाइड कर देना। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब बैंक कितने टाइप्स के अकाउंट्स ओपन करता है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट सबसे मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है हमारा। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। छोटी छोटी सेविंग्स को थोड़े थोड़े पैसे करके अगर आप बैंक में जमा करते हो तो यू कैन ओपन योर सेविंग अकाउंट। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वैन एवर नीडेड। अगर आपको जब कभी भी जो अकाउंट होल्डर है उसको ज़रूरत है वो अपने पैसे बैंक से निकाल सकता है। और कैन डिपॉजिट वैन एवर सरप्लस इज़ अवेलेबल। जब उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो बैंक में जमा कर सकता है, जब उसे ज़रूरत होगी तो वो बैंक से पैसे निकाल सकता है।
डिपोजिटर्स इज इशूड अ चेकबुक एंड पासबुक। जो डिपोजिटर होता है उसे बैंक क्या करता है, एक चेकबुक दे देता है जिससे वो विड्रॉ या किसी को पेमेंट कर सकता है चेक के थ्रू, और एक पासबुक दे देता है जिसमें उसकी सारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिट्स एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट जनरली लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट्स में वो बहुत ही कम होता है, लोअर मतलब अदर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली कौन ओपन करता है, तो बिजनेसमैन अपने पैसे को जमा करने के लिए और निकालने के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं वो होता है हमारा करंट अकाउंट। क्योंकि बिजनेसमैन जब भी पैसे जमा करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे जमा होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में विड्रॉ होते हैं, इवनली उनकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें सेविंग अकाउंट नहीं काम कर सकता। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। करंट अकाउंट में सबसे ज़्यादा एक मेन फीचर है कि उसमें जो पैसे निकाल सकते हैं वो सिर्फ चेक से ही निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट। अगर मान लो आप चाहो कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं, उससे ज़्यादा भी आप निकालना चाहो तो इस तरह की फैसिलिटी भी करंट अकाउंट में हमें मिल जाती है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि कुछ चार्जेस काट लेता है। जो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले वो कुछ चार्जेस ले सकता है, और उसमें जो भी अकाउंट की स्टेटमेंट है वो अकाउंट होल्डर को हर एक वीक में या फोरनाइट या मंथ में उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। नंबर 3, रिक्यूरिंग डिपॉजिट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिक्यूरिंग क्या होता है कि मतलब हर महीने या फिर एवरी वीक, एवरी 6 मंथ, एवरी क्वार्टर अगर हम कोई पैसा फिक्स अमाउंट जमा करते हैं तो उसे हम रिक्यूरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट से 100 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। मतलब 1 साल तक हम हर महीने पैसे जमा करेंगे, 5 साल तक पैसे जमा करेंगे। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। और जब उसकी मैच्योरिटी होगी, उसका समय पूरा हो जाएगा, तो बैंक हमें वो जो हमने पैसे जमा किया है वो भी और उसका इंटरेस्ट भी हमें पे करेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिक्यूरिंग डिपॉजिट हायर देन द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है हमें किसमें, रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स में। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर अ एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स। मतलब हमें क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट में एक पैसा जमा करना होता है एक फिक्स पीरियड के लिए, मतलब 5 साल के लिए जमा कर दिया तो 5 साल तक उस पैसे को निकलवा नहीं सकते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको जमा करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। द बैंक इशू अ रिसिप्ट। बैंक हमें उसकी एक रिसिप्ट देता है जो एक्नॉलेजिंग करती है कि हमने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन FD फिक्स्ड डिपॉजिट इज हाईएस्ट। एंड नंबर 5, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब आपका अकाउंट ही वही सेम अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है या फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। कैसे होगा ये ऐसा, दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू द डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन with saving account and current account. In account the depositor can enjoy the liquidity of saving. सेविंग की लिक्विडिटी मतलब जब चाहे पैसे निकाल सकता है तो यूज़ कर सकता है। एंड द करंट अकाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है इसको फिक्स डिपॉजिट का, मतलब पैसे निकाल सकता है, जमा कर सकता है, वो तो सेविंग और करंट की तरह है। और इंटरेस्ट मिलेगा किसकी तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह। कब हो सकता है ये, कैसे होगा पॉसिबल, इसमें एक अमाउंट होगा फिक्स। मान के चलो आपने कहा कि 50,000, अगर आपके अकाउंट में 50,000 से कम रहते हैं तो डैट मीन्स वो आपके मेन अकाउंट में रहेंगे, और अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसे जमा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे बैंक अकाउंट टाइप। इसके अलावा भी सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक इसके अलावा भी कोई हमें कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट। दिस इज़ अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट्स एट अनदर बैंक। ये एक होता है बैंक, एक चेक होता है बैंक का, बैंकर चेक होता है, मतलब एक चेक ड्रॉन कर देता है बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिट, कि जो भी हमने मतलब किसी भी डिपॉजिटर ने पैसे डिपॉजिट किए उसके अकॉर्डिंग, कि ऑथराइजिंग करता है सेकंड बैंक को टू मेक द पेमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, कि जिस किसी पर्सन के नाम पे बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है कि उसको पेमेंट कर दी जाए, हुज नेम इन रिटर्न ऑन द ड्राफ्ट। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके थ्रू एक आदमी दूसरे आदमी को कोई भी पेमेंट कर सकता है। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ओबिटेंट फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। कब मिल सकता है, कब ले सकता है कोई पर्सन,
बैंक ड्राफ्ट, जब वो उतने पैसे बैंक में जमा करवा देगा। और इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस, कुछ कमीशन भी हमसे चार्ज करता है। बैंकर चेक्स, ये भी सेम आपका बैंक ड्राफ्ट की तरह ही है। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को कोई अमाउंट के लिए कितना पैसा उसको देना है। सच ऑर्डर आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक विच प्रोवाइड्स द गारंटी डेट द पेमेंट विल बी मेड। ये गारंटी देता है कि यहाँ पेमेंट पक्का मिल जाएगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये एक तरह से बैंक ड्राफ्ट ही होता है। विच इज़ पेबल विद इन द टाउन, सो इट कैन बी कॉल्ड अ लोकल बैंक ड्राफ्ट। ये लोकल बैंक ड्राफ्ट होता है और बैंक ड्राफ्ट से आप पेमेंट कहीं भी कर सकते हो। इसमें भी सेम जो कमीशन होता है वो चार्ज किया जाता है, लेकिन वो बैंक ड्राफ्ट से कम होता है। नंबर 3, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप सभी जानते भी हैं, अकाउंटेंसी में भी आपने ओवरड्राफ्ट पढ़ा है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक का नेगेटिव बैलेंस। तो अंडर दिस एग्रीमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट, अगर कस्टमर के पास करंट अकाउंट है तो उसे अलाउ किया जा सकता है कि वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है बैलेंस से भी ज़्यादा, मतलब उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है। ही कैन ओवरड्रा अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट वर्चुअली ओवरड्रॉ, मतलब जो भी पैसे वो ओवरड्रॉ कर सकता है और ओवरड्रॉ किए गए पैसे पे उससे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। कैश क्रेडिट, अंडर दिस एग्रीमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, मान लो उसकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है या फिर कोई सिक्योरिटी बैंक में डिपॉजिट करके वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक पैसे विड्रॉ कर सकता है, मतलब बोरो कर सकता है। एक तरह से ये भी लोन होता है। इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन में क्या आता है? अ लोन इज लम्प सम एडवांस रीपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। लोन क्या होता है? अ लोन इज़ अ लम्प सम एडवांस, कोई हमें एक लम्प सम एडवांस दे रहे हैं जो कि रीपे करना है कब? एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। इट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। द लोन में बी पे बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट, और लोन को बोरोवर अगर चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकता है। डिजिटल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक एंड ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बारे में जानेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के। लास्ट टॉपिक आ गया हमारा बैंकिंग सर्विसेज में। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े, फिर बैंक की कुछ अदर सर्विसेज पढ़ी और लास्ट सर्विसेज है इसकी डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक, ई बैंकिंग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज अ सिस्टम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी को फिजिकल एक्सचेंज नहीं किया जाता, हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द मनी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर थ्रू इंटरनेट। अब बेनिफिट क्या है हमारे इस ई कस्टमर के? बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है? डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, कहीं से भी उसको कर सकता है। 24/7 सर्विसेज कि इसमें जो ई बैंकिंग है वो हमेशा, मतलब 24 घंटे और 365 के 365 दिन हमारे पास अवेलेबल है। हम जब चाहें इसको अवेल कर सकते हैं और जब चाहे इसके थ्रू पैसे को भेज सकते हैं। कन्वीनियंस मतलब वो ऑफिस से करें, घर से करें या ट्रैवलिंग करते टाइम करें, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आप कहीं से भी इस बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ई बैंकिंग इंक्लूड्स द सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। अनलिमिटेड एक्सेस, कि आप इसको कितना भी एक्सेस कर सकते हो। ई बैंकिंग लैंड्स टू ग्रेटर कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कितनी बार भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेस रिस्क, देयर इज़ अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। अब आपको ट्रैवलिंग कहीं जा रहे हो, आपको पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको पैसे किसी को देने हैं तो उसको आप उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके पे कर सकते हो। अब इससे बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं? कम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब एडवांटेज, एक तो कंपटीशन जो होता है उसको एडवांटेज मिलती है बैंक को। अनलिमिटेड नेटवर्क, बैंक का नेटवर्क अनलिमिटेड हो जाता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसे ब्रांचेस की जरूरत नहीं है। एंड पीसी कनेक्टेड टू द मॉडर्न एंड टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉन नीड्स ऑफ द कस्टमर। रिड्यूस लोड ऑफ ब्रांच जो होती है हमारी बैंक की ब्रांचेस, उनका लोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिड्यूस बाय इस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज डाटाबेस
बाय द टेकिंग ओवर टाइम ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। अब डिफरेंटली मेथड्स यूज़ होते हैं ई बैंकिंग के लिए। कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स? वो हमारे हैं डेबिट कार्ड, डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग। डेबिट कार्ड जो आप सभी के पास होता है जब कभी भी हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जिसको हम ATM कार्ड बोलते हैं, वो हमारा डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड बेसिकली क्या है कि जो पैसा हमारा बैंक में जमा है, उसी को हम विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक हमें कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट तक आदमी कोई भी शॉपिंग या फिर किसी तरह से कोई पेमेंट्स कर सकता है, या उससे कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है, जिस पे लेकिन इंटरेस्ट चार्जेबल होता है। एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद हमें वो पैसा बैंक को लौटाना होता है। NEFT से हम किसी भी पर्सन को अगर किसी भी अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS भी सेम यही है, बट लेकिन RTGS बेसिकली जो बड़े अमाउंट के लिए होता है और NEFT स्मॉल अमाउंट्स के लिए होता है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब आप पैसा निकालना चाहते हो, कोई भी पैसा आप निकाल सकते हो कहीं से भी किसी भी टाइम, तो वो हमारा होता है ATM। कैश और डिजिटल कैश सेम, जो आपके पास मोबाइल फ़ोन में जैसे वॉलेट यूज़ करते हो, जैसे कि पेटीएम है या फिर अदर कोई वॉलेट है जिसके थ्रू आप कोई पैसे किसी को पेमेंट करते हो, तो उसको हम कैश या डिजिटल कैश कहते हैं। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल से। डेबिट कार्ड, इट इज़ द फैसिलिटी ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर टू मेक पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। जितना भी उसके अकाउंट में पैसे जमा है वो उसी को विड्रॉ कर सकता है। जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स, इसकी जगह सेल टर्मिनल्स पे लोकेटेड होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द बैंक कंप्यूटर। When the customer presents the debit card, the point of sales terminal automatically transfer money from the customer's bank। अगर आप कहीं स्टोर पे सामान लेने जाते हो तो आप वहाँ पर भी उसकी जो पेमेंट है वो आप अपने कार्ड के थ्रू कर सकते हो। उस टर्मिनल से वो पैसे आपके अकाउंट से उस सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट में चले जाते हैं। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस, मतलब एक ऐसा हमारा बैंक अकाउंट हो गया जिसमें हमारे कोई बैलेंस नहीं है। मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, इट अनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह होता है कि बिना पैसे जमा करे भी हम एक सर्टेन लिमिट तक पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर। भाई क्रेडिट अगर कोई पर्सन है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, बैंक भरोसा करता है, तो उसे ही बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। क्रेडिट इज़ द सब्सिट्यूट ऑफ कैश। क्रेडिट क्या है? कैश का सब्सिट्यूट है। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड विच इज़ सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द ओनर। इट ऑल्सो includes the name of issuing bank and validity period of the card. NEFT, National Electronic Fund Transfer. Under this, the fund is directly transferred from one account to another. Direct transfer helps both the parties. Direct transfer से both parties मतलब inconvenience से कि एक को निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरे को जमा करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। The key difference between NEFT and RTGS. NEFT और RTGS में मेन डिफरेंस क्या है कि RTGS इज़ ऑन द ग्रोस सेटलमेंट, उसको ग्रोस सेटलमेंट पे बेस पे किया जाता है, और NEFT को किया जाता है नेट सेटलमेंट बेसिस। द मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ RTGS इज़ ₹2 लाख। RTGS का मिनिमम अमाउंट होता है 2 लाख रुपये, और उसके बाद कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन NEFT जो होता है, NEFT में ऐसा नहीं है। NEFT में कितना भी अमाउंट को हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद RTGS फैसिलिटी के लिए हमारे पास 72,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है। NEFT 75,000 ब्रांचेस ऑफ बैंक्स अवेलेबल है। अब RTGS आपने पढ़ लिया, ये भी सेम क्या होता है। RTGS आर द फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ मनी ऑन सिक्योरिटी टेक प्लेस वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन अ रियल टाइम, उसी टाइम पे, एंड ऑन ग्रोस बेसिस। Settlement in real time means payment transaction is not subject to any waiting period. The transaction are settled on soon as possible are processed. Gross settlement means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching or knitting them with any other transactions. अलग अलग ट्रांजेक्शन को सबको हम सेटल कर देते हैं। तो NEFT में तो RTGS में तो मेन सेम हो जाता है, लेकिन NEFT में क्या होता है, NEFT में एक स्लॉट चलता है, मतलब स्लॉट्स आते हैं 1 आवर के, 2 आवर्स के। मतलब एक बार 10 बजे हम सेटलमेंट करेंगे, बहुत सारी ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, फिर 100 ट्रांजैक्शन इकट्ठी होने के बाद उसको हम फिर 2 घंटे के बाद सेटल करेंगे। तो NEFT में सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन RTGS में सेटलमेंट रियल टाइम उसी टाइम पे और ग्रोस सेटलमेंट पे हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। द पर्सनस हु मेक पेमेंट एंड रिसीव डिपॉजिट इज़ नोन एज टेलर।
जो भी हमें बैंक में पैसे जमा करता है या देता है उसको हम टेलर कहते हैं. अगर ATM रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू द टेलर्स जॉब 24 आवर्स अ डे एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर. मतलब ये ATM क्या होता है हमारे पास, जो भी आदमी हमारा बैंक में पैसे को डिपॉजिट या हमें पेमेंट करता है तो उसकी जगह पे हम मैकेनिकल एक मशीन को हमने रख दिया जो 24 घंटे काम कर सकती है टेलर वाला, और उसकी आधी कॉस्ट पर. टू यूज़ एन ATM यू इंसर्ट द प्लास्टिक कार्ड. जो आपके पास प्लास्टिक कार्ड है डेबिट या क्रेडिट, वो आप मशीन में एंटर करते हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन कोड डालते हो, उसके बाद आप उससे पैसे निकाल सकते हो या फिर उसमें पैसे जमा करवा सकते हो. E-cash, डिजिटल कैश, इट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सच सिस्टम. E-cash इज़ यूज्ड ओवर द इंटरनेट, ईमेल एंड पर्सनल कंप्यूटर ऑन मोबाइल. मैंने बताया था इसमें, जैसे कि लाइका, पेटीएम. तो स्टूडेंट्स ये आपको चैप्टर इसमें बिजनेस सर्विसेज, इसके फीचर्स, और उसके बाद पहली बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग जिसको मैंने कंप्लीट किया इसमें. तो इसको अच्छे से, इसको वीडियो को 2-3 बार सुने और अच्छे से इसको करें, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.